चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारे इस चैप्टर का अगला सेक्शन दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है ये केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स जैसा सा ही है। आप ऐसा जरूर कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स इतना है तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इतना है। सिर्फ इतना मतलब कि उसका सबसेट है एक तरह से अगर देखें तो। केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स जितना थर्मोडायनेमिक्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा भी कोर्स में है, जिसमें ऑफ कोर्स थर्मोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ते हो और सेकेंड लॉ पर भी आप काफ़ी सारे सवाल करते हो। तो बहुत सारा पोर्शन जो है वो ऐसा भी है जो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, फिजिक्स के कोर्स में नहीं है लेकिन केमिस्ट्री कोर्स में है। तो ऑफ कोर्स जिन बच्चों ने अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी हो वो केमिस्ट्री में वो ऑफ कोर्स फिजिक्स के सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के सवालों में कुछ हल्के फुल्के और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना तो पड़ता ही है। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि कई बच्चों को है ना केमिस्ट्री वाले तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना उतना पसंद नहीं आता जितना उन्हें फिजिक्स वाले तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। और इस कारण से ऑफ कोर्स वो थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है कि बेटर तरीके से समझ पाएँ, और अगर एक बार भी हमने अगर थर्मोडायनेमिक्स बेटर तरीके से समझ लिया तो वही सवाल फिजिक्स में आएगा, वही सवाल केमिस्ट्री में भी आ सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे होने से हम सवाल ऑफ कोर्स फिजिक्स से भी कर सकते हैं और केमिस्ट्री के भी कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए बेटा, लेट्स से दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब उनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और उनके बीच में हीट फ्लो बंद हो जाएगा। तो बेटा एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना, टू ऑब्जेक्ट्स are in thermal equilibrium if they have equal temperature and of course बड़ा equal temperature है तो उनके बीच में कोई heat flow नहीं होगा and there is no heat flow between them जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर बेटा लेट से 80 डिग्री सेल्सियस है। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट से बेटा इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बेटा, इन दोनों को हमने किसी तरह से जोड़ रखा है। वी नो दैट कि अपने आप हीट जो है इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो लगातार जो हीट होगी वो 80 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ लगातार चलती जाएगी। और अगर दोनों का टेम्परेचर अलग है और अगर हीट फ्लो कर रही है इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन अगर लगातार हीट इस तरफ चलती गई तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, इसका टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। ऐसे ही टेम्परेचर घटते बढ़ते कभी ना कभी ऐसा होगा कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेट्स से बेटा दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 55 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 20 से बढ़कर 55 हो गया और इसका 80 से घटकर 55 हो गया। और जैसे दोनों का टेम्परेचर बड़ा बराबर हो गया, अब देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। अब अगर कोई हीट का अगर फ्लो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि थर्मल इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या है। ठीक है, हेडिंग लिखिए बच्चों, दैट इज zeroth law of thermodynamics। बेटा zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics ये कहता है कि मान लीजिए कोई सिस्टम है लेट से A और ये बेटा कोई सिस्टम है B और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ये तीसरा सिस्टम है लेट से C और ये A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। व्हाट ए ऑब्वियस स्टेटमेंट इट इज। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस तो इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस।
ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस बात है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तो इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ। बड़ा मेरा लिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। हालांकि ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ऐसे देखें तो इतना ऑब्वियस स्टेटमेंट भी नहीं है। जैसे मान लो कि ए और बी दोस्त हैं, ए और बी दोस्त हैं, ठीक है, ए और सी भी दोस्त हैं, तो क्या जरूरी है कि बी और सी भी दोस्त हो? ऐसा जरूरत तो नहीं। इसलिए बेटा ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मान लो कि ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये भी दोनों बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है। कोई और एग्जांपल इस तरह के लें बेटा, वहां पर हमेशा इस तरह से आप कनेक्शन बना पाओ जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में आप ऐसा रिलेशन बना सकते हो एंड दिस लॉ इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कोई पूछे तो बता सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस लॉ का कहीं कोई बहुत बड़ा यूज आता हो, और अगर यूज आता भी हो तो ठीक है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी, खुद बच्चा अपने आप भी तो सोच सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, सबसे पहली बात, वर्क डन बाय गैस। हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है गैस का वर्क डन। सुनिए बेटा, एक मिनट, मैं वर्क डन बाय गैस लिख रहा हूं। वर्क डन बाय गैस। गैस कितना वर्क डन कर रही है, इसको हम बड़े आराम से डिटेल में पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन था वर्क डन बाय गैस का, और यहां पर जो साइन कन्वेंशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। और फिजिक्स का जो साइन कन्वेंशन है वो ऑब्वियस बात है बेटा, जैसे हम सिंपल वर्क डन डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट ds, या बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काफी हद तक वहीं से निकाला हुआ है, काफी हद तक क्या उसी से निकाला हुआ है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली फिजिक्स सेंस में ही सारी बातें करेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास बेटा ये कोई कंटेनर, ये बेटा कोई कंटेनर, इस कंटेनर के ऊपर बेटा ये कोई पिस्टन, ये बेटा कोई पिस्टन, अंदर गैस भरी पड़ी है। जो गैस भरी पड़ी है उसका प्रेशर बेटा लेट्स से P गैस, बाहर बेटा ऑफ कोर्स एयर है तो बाहर से बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स से मैंने ए मान लिया। मैंने क्या किया कि इस पूरी की पूरी गैस को बेटा ऐसे मैंने किसी हीटर पे रख दिया और मैंने इसको लगातार गर्म किया, मैंने बेटा लगातार गर्म किया है। तो ये जो पिस्टन है, गर्म करोगे तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पिस्टन से टकराएंगे, तो हो सकता है कि पिस्टन हल्का सा ऊपर चला जाए। जैसे ही पिस्टन बेटा ऊपर जाएगा, लेट्स से थोड़ा सा ऊपर गया, पिस्टन, एंड लेट्स से बेटा पिस्टन गया ऊपर की तरफ छोटी सी डिस्टेंस dx, तो पहले जो गैस बेटा यहां से तक भरी हुई थी वही बेटा गैस अब यहां से यहां तक भरी हुई है, तो वॉल्यूम हल्का सा बढ़ गया है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो ऑफ कोर्स वर्क डन भी छोटा सा आएगा। जो छोटा सा वर्क डन है उसे हम dw लिख सकते हैं। मुझे गैस का वर्क डन निकालना है। किसका वर्क डन निकालना बच्चे? गैस का वर्क डन निकालना है। अभी निकालते हैं। जरा इस बात को ध्यान से देखो, बिल्कुल फिजिक्स के सेंस में सोचना। फिजिक्स के सेंस में मैं कहूंगा कि गैस ने इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया? प्रेशर ऑफ गैस इनटू ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस पिस्टन का ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो गया है dx। फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो ऑफ कोर्स गैस का कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। दैट विल बी, बेटा क्या फॉर्मूला होता है? हम तो जानते हैं वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ कोर्स F डॉट ds। F मतलब वो फोर्स जिसका आपको वर्क डन निकालना है। कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है? गैस ने जो फोर्स लगाया उसका वर्क डन निकालना है। तो गैस का फोर्स इज ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इनटू ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज बेटा dx इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। गैस ने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ किया, तो ऑफ कोर्स बेटा एंगल इज 0।
आप कह सकते हो कि इसका जो वर्क डन आ गया वो आ गया प्रेशर ऑफ गैस इनटू ए इनटू डी एक्स। अब जरा इस ए डी एक्स को सोचो कि ए डी एक्स क्या है। आप बोलोगे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है और डी एक्स अगर लेंथ ये है तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये एक तरह से हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। ये हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको मैं dv लिख दूं। दिस इज बेसिकली योर a इंटू डी एक्स। सो वी कुड इजीली से कि इट इज प्रेशर ऑफ गैस इंटू ADX। ADX कैन बी रिटन एज चेंज इन वॉल्यूम दैट इज dv। तो किसी भी गैस का जो बेसिक वर्क डन है उसका जो बेसिक वर्क डन है आप बड़े आराम से याद कर सकते हो कि वर्क डन बाय गैस इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv। ये तो मैंने छोटे से वॉल्यूम चेंज या फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला। ऐसे ही छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स का वर्क डन निकालकर बड़ा, मान लीजिए मुझे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का अगर वर्क डन निकालना हो, ज़्यादा वॉल्यूम चेंज का अगर वर्क डन निकालना हो तो बेटा मैं क्या करूँगा कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स पे कितना कितना वर्क डन आया, छोटे छोटे वॉल्यूम्स में कितना कितना वर्क डन आया और उन सबको ऐड कर लिया। एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। ये बड़ा इंटीग्रेशन, इससे हम बड़े आराम से गैस का वर्क डन निकाल सकते हैं। मैं यहां से एक बात और बोलूंगा, इस केस में ना वॉल्यूम बढ़ रहा था, आपने फोर्स भी ऊपर लगाया, पिस्टन भी ऊपर की तरफ गया, तो आपका जो वर्क डन आया वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब जब कभी आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब कभी भी आपके गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उस टाइम आपने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, और उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आप कह सकते हो कि dv की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर dv की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इट मीन्स दैट कि वर्क डन बाय गैस भी बड़ा क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। बड़ा वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, आप बोले सर वॉल्यूम डिक्रीज तब होगा तो पिस्टन नीचे आएगा। बड़ा जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस ने तो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, दोनों के बीच एंगल तो 180 हो गया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क डन तो नेगेटिव आता है। तो बड़ा देखना फॉर्मूले से भी हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स दैट कि आपका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव है, और चेंज इन वॉल्यूम अगर नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स वर्क डन बाय गैस इस फॉर्मूले से भी नेगेटिव है। तो इस बात को आप याद रख सकते हो कि जब कभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब कभी हमारी गैस एक्सपेंड होगी तो गैस का जो वर्क डन आएगा बड़ा वो पॉजिटिव आएगा। जब कभी गैस का वॉल्यूम घटेगा मतलब गैस जो होगी वो कंप्रेस होगी, उस टाइम पर बेटा आप कह सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव आएगा। केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली अपोजिट थे। वहां पर बेटा ऐसे बात करते थे वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस एंड समथिंग लाइक दैट। फिजिक्स में हम एग्जैक्टली उसी सेंस में बात करते हैं जैसे हम लोग शुरुआत से ही मैकेनिक्स के अंदर वर्क डन को डिफाइन करते हैं कि वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो हमारा काफी सारा काम तो बेटा ऐसे ही चल जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। मैं यहां से एक बात और बोलूंगा, जैसा हमने कहा कि वर्क डन बाय गैस इज प्रेशर ऑफ गैस इनटू dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑफ कोर्स इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। आई रियली होप बट आपको याद है इस बात में कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। तो मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस भरी पड़ी है उसका प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है वो इस तरह से रिलेट हो रहा है, मतलब इस तरह से वेरी कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम वैसे वैसे चेंज होगा। ये मान लीजिए आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है बेटा, ये आपके पास मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस में प्रेशर ऑफ गैस है। तो इंटीग्रेशन बोलना या फिर इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व बोलना एक ही बात है। सो दिस वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर विच कर्व? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। हाँ, मैं इसमें एक बात और बोलूंगा कि आप ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसमें ये जरूर ध्यान दे लिया करो कि इनिशियल वॉल्यूम कौन सा और फाइनल वॉल्यूम कौन सा है। जैसे इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है, तो एरो में ऐसे लगाऊंगा
तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। बेटा वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर उल्टा होता कि इनिशियल वॉल्यूम ये है और फाइनल वॉल्यूम ये है तो एरो ऐसे लगी होती तो एरिया तो पॉजिटिव आता लेकिन वर्क डन क्या आता, नेगेटिव। तो हम एक माइनस साइन और लगा देते। तो आप इस एरो का खास तौर से ध्यान रखें कि ये वॉल्यूम बढ़ने की तरफ है या वॉल्यूम घटने की तरफ है। वॉल्यूम बढ़ने की तरफ है तो हम वर्क डन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, बेटा वॉल्यूम घटने की तरफ है तो ऑफकोर्स बेटा वर्क डन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो प्लस माइनस हम दिमाग से लगा लेंगे, दिमाग से लगा लेंगे ना, ठीक है बेटा। दिस इज अवर वर्क डन एंड ऑफ कोर्स बेटा वर्क डन की यूनिट वही जूल वगैरह, ठीक है बेटा, वही हमारे काम आती है, कोई बहुत इतना बड़ा इसमें टास्क नहीं है। ठीक, ये हमारे वर्क डन बाय गैस की बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी जो गैस है उसका वर्क डन कैसे कैसे हम निकालते हैं। ये आपने किसका वर्क डन निकाला है, आपने इस पिस्टन पर नेट वर्क डन नहीं लिखा है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ इस गैस ने कितना वर्क डन लिखा है वो लिखा है बेटा, है ना। इस पिस्टन पर तो किसने वर्क डन किया होगा, एटमॉस्फेयर ने भी किया होगा, एटमॉस्फेयर ने क्या होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर ने इस पिस्टन पर जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। चेक करो, एटमॉस्फेयर ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया है पी एटमॉस्फेरिक इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हम तो बेटा सिर्फ और सिर्फ जो वर्क डन लिख रहे हैं किसकी वजह से लिख रहे हैं, जो अंदर गैस भरी हुई है उसका कितना वर्क डन है वो लिख रहे थे। ना तो हमने नेट वर्क डन लिखा ना हमने पी एटमॉस्फेयर का वर्क डन लिखा, हम तो सिर्फ और सिर्फ गैस का वर्क डन लिखना फिलहाल सीखा है। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे हर चीज को देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट बेटा मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है, ठीक है बेटा, उस गैस का प्रेशर है P1, बेटा वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, स्पेसिफिक प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक टेम्परेचर है बेटा, इसको हम कह सकते हैं कि ये गैस का स्टेट है। मैं इसको बड़ा बोल रहा हूं कि गैस का स्टेट 1 है। ठीक है, गैस का स्टेट 1 है, फेयर एनफ। अब मैंने क्या किया कि इसको कोई हीट देकर या हीट निकालकर कुछ ना कुछ करके मैंने इस पूरे के पूरे गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर दिया, और मान लीजिए कि बाद में इस गैस का प्रेशर हो गया है P2, वॉल्यूम हो गया है V2 और टेम्परेचर हो गया है T2। तो जो नए प्रेशर नए वॉल्यूम और नए टेम्परेचर है बेटा, मैं इसको स्टेट 2 कह रहा हूं। बेटा क्या कह रहा हूं, स्टेट 2। इस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं। आप यहां से यहां ऐसे भी जा सकते हो कि प्रेशर सेम रखो और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर दो, इसको हम आगे जाके आइसोबैरिक कह देंगे। आप यहां से तक ऐसे भी जा सकते हो कि वॉल्यूम वो रख लो, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दो, इसे हम आगे जाके आइसोकोरिक कह देंगे। आप यहां से यहां इस तरह से भी जा सकते हो कि टेम्परेचर वही रहे और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो, हम इसे आगे जाके एक प्रोसेस का नाम दे देंगे बेटा, क्या, आइसोथर्मल। आप यहां से यहां ऐसे भी जा सकते हो कि ना तो आपने हीट दी ना हीट ली, फिर भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो गए बेटा, इसको हम आगे जाकर नाम निकाल देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो मैंने 4 नाम लिए हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं जिस प्रोसेसेस से बेटा आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा सकते हो। तो यहां से यहां तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, और हर उस इनफाइनाइट जो प्रोसेस होंगे, हर उन इनफाइनाइट प्रोसेस के अंदर कितनी वर्क डन होगी, कितनी हीट होगी, ये हम सब चीजें निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट प्रोसेस के निकाल सकते हैं। हाँ, हमें उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता हो तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नाम में हम सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रोसेस पढ़ते हैं, नाम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रोसेस पढ़ते हैं, लेकिन बेटा अगर कैसा भी प्रोसेस हो, अगर हमें प्रोसेस की मैथमेटिकल इक्वेशन पता है तो हम हर उस प्रोसेस में कितना कितना वर्क डन होगा, कितनी कितनी हीट दी, ये सारे के सारे काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत चिल है, बहुत चिल है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, वी हैव टू स्टडी फ्यू वेज, फ्यू प्रोसेसेस, एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस इज
isocoric process. The first of the process is isocoric process. चलिए बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपका जो वॉल्यूम है बेटा वो फिक्स रहेगा, या फिर मैं ऐसे कह दूं बेटा dV विल बी 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब बेटा आपने इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, कभी भी बेटा आपने वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया। ऐसा कब होगा, सुनना बेटा, आपके पास इस तरह का कंटेनर हो, ठीक है बच्चों, और ये आपके पास पिस्टन हो, इस पिस्टन के साथ लिखा हो कि दिस पिस्टन इज फिक्स्ड पिस्टन, इट इज फिक्स्ड पिस्टन, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T1 है। आपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को लेट से बेटा हीट दी। आपने अगर पिस्टन फिक्स रखा है, इस बात का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप हीट दोगे ऑफ कोर्स बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन आपका पिस्टन मूव नहीं करेगा। पिस्टन मूव नहीं करेगा तो पहला वॉल्यूम अगर V था तो अब भी वॉल्यूम कितना होगा V। लेकिन अगर आप इस तरह से ऑफ कोर्स हीट करोगे तो अगर पहले टेम्परेचर T1 था तो अब टेम्परेचर T1 नहीं होगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। और ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। कारण तुम जानते हो, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से बेटा ऑफ कोर्स इस दीवार से टक्कर मारेंगे, और ज्यादा स्पीड से अगर टक्कर मारेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा आएगा, नया प्रेशर आएगा। लेट्स से बेटा न्यू प्रेशर इज P2। So as you saw that कि pressure has changed, temperature has changed, but volume of the container hasn't changed, and this process, this kind of process is known as isocoric process. ठीक है बेटा, इस isocoric process का बेटा मैंने एक दो बुक के अंदर एक नाम और भी देखा है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा यूज्ड वर्ड नहीं है ये, है ना, लेकिन मैंने किसी बुक के अंदर, किसी अच्छी बुक के अंदर मैंने नाम देखा था। तो कभी आप देख लो तो ऐसा मत सोचना कि अरे सर ने तो पढ़ाया नहीं, है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया। वो अपन यूज़ नहीं करेंगे, अपन तो आइसोकोरिक शब्द ही यूज़ करेंगे। लेकिन कोई अच्छा बच्चा बड़ा, मान लो कोई बढ़िया बुक पढ़ रहा हो और उसने कभी इस तरह का नाम पढ़ लिया हो तो उसे ऐसा ना लगे कि यार सर ने तो सिर्फ और सिर्फ ना आइसोकोरिक पढ़ाया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक तो पढ़ाया नहीं। आगे चलो, एक तो बड़ा मुझे हिंट मिल गया किसके, फिक्स्ड पिस्टन से। एक हिंट और मिल जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए बड़ा ये कोई कंटेनर है, ऐसा ही कंटेनर है और इस कंटेनर के साथ लिखा हुआ है रिजिड कंटेनर। अब ये जो रिजिड शब्द, इसके अंदर गैस भरी पड़ी है, इसके अंदर गैस भरी पड़ी है और आप इसको लगातार हीट किए जा रहे हो। अरे कर लो हीट, अगर हीट करोगे तो इस गैस का टेम्परेचर पहले T1 था अब T2 हो जाएगा, पहले प्रेशर P1 था अब बढ़कर P2 हो जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम पहले भी V था बाद में V रहेगा। सर कैसे पता लगा, हिंट लिखा हुआ है साफ साफ, रिजिड कंटेनर, कंटेनर रिजिड है, इसका मतलब उसकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। और अगर कंटेनर की बेटा शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम जितना पहले उतना ही बाद में, फिर ना। तो आप बेटा बड़े आराम से इस तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस को पहचान सकते हो। मैं यहां से कुछ बातें और बोलना चाहूंगा। वॉल्यूम फिक्स है, तो अगर कोई मुझे इस तरह के प्रोसेस का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, हम बना देंगे, क्यों नहीं बना देंगे। वॉल्यूम फिक्स है तो ऑफ कोर्स ऐसा ग्राफ आना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स है तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। हाँ, अगर इधर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स पहले टेम्परेचर कम था बाद में टेम्परेचर ज्यादा है, तो एरो अगर इस तरफ है इसका मतलब आपने कंटेनर को हीट किया है। क्या किया बेटा, हीट। और अगर एरो यू है तो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब आपने कंटेनर को कूल किया है। तो एरो से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इट इज हीटिंग और कूलिंग। तो अगर एरो ऐसे है तो ऑफ कोर्स इट इज हीटिंग, अगर एरो ऐसे है तो ऑफ कोर्स इट इज कूलिंग। ठीक है, मैंने दोनों एक साथ ही बना दी, फेयर एनफ। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर कैसा ग्राफ होगा, बेटा बहुत सिंपल, वॉल्यूम तो फिक्स है आपका, वॉल्यूम फिक्स है तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, या तो प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा। एरो ऐसे भी हो सकती है, एरो ऐसे भी हो सकती है। अब प्रेशर बढ़ने वाली बात तो तुम बोल चुका हूं, हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली है PV इज इक्वल्स टू NRT, V फिक्स, N फिक्स, R फिक्स। अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, पहले प्रेशर कम था बाद में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर बढ़ रहा है,
प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि एरो अगर यूं है तो इट इज आइसोकोरिक हीटिंग, और अगर एरो ऐसे है तो प्रेशर घट रहा है। प्रेशर बड़ा कब घटेगा? जब टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर कब घटेगा? तो उसको तुम कूल करोगे। तो आप कह सकते हो कि दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग। ठीक है, खुद भी सोच सकते थे, लेकिन चलो मैंने भी लिख दिया है। तो एरो ऐसे हो या एरो ऐसे हो, उसको तुम बड़े आराम से जज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस का प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, हमें हल्का फुल्का तो आइडिया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इस बात का तो हमें आइडिया था। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से टक्कर करेंगे वगैरह वगैरह, हमें आइडिया था इस बात का। बट हमें और बेटर कर्व बनाने के लिए मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू NR अपॉन V इंटू टी। मैंने जानबूझ के लिखा बेटा ऐसे, N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, V भी कॉन्स्टेंट। N तो नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, क्लोज कंटेनर है, फिक्स। R बेटा गैस कॉन्स्टेंट है, वो वैसे फिक्स। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक है, हमने सिचुएशन ऐसी ली है। ये सब कॉन्स्टेंट है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर है y एक्सिस में, तो y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, टेम्परेचर है x एक्सिस में, तो ये तो y इज इक्वल्स टू mx आ गया। मेरे बच्चे जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू mx इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप nr बाई v। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस, और अगर ये वाला एंगल थीटा, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा इज ऑफ कोर्स बेटा NR अपॉन V। दिस इज द स्लोप। एरो बेटा यू भी हो सकती है, ऑफ कोर्स। एरो ऐसे है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स योर हीटिंग, दैट इज योर आइसोकोरिक हीटिंग। दिस इज योर आइसोकोरिक हीटिंग। और अगर मान लीजिए बेटा एरो ऐसे लगा रखा है तो ऑब्वियस बात है कि प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया, आइसोकोरिक कूलिंग की है। तो आप लिख सकते हो कि इट इज योर आइसोकोरिक कूलिंग। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये है हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस के डिफरेंट कर्व्स। याद नहीं करने, ऐसे नहीं कि बेटा मैंने तुमको याद करने के लिए बताया, ना समझाए हैं, है ना बेटा, मैंने तो समझाए हैं। आपको तो निकालने आने चाहिए कि हाँ ठीक है हम ही बना लेंगे, जब सर बना सकते तो हम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट। अब मुझे ना आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। अभी निकालते हैं बेटा, अभी निकालते हैं। हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ रखा है अपन लोगों ने कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब अगर आपके पास ये कंटेनर, ये पिस्टन, तो ये आपका जो पिस्टन है ये बड़ा फिक्स है। अब अंदर अगर गैस भरी हुई पड़ी है तो गैस ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा रही है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया से, लेकिन ना तो ये पिस्टन ऊपर गया है ना नीचे गया है, पिस्टन तो फिक्स है। पिस्टन अगर फिक्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब गैस ने किसी प्रकार का वर्क डन किया ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपका डीवी जीरो है, और मुझे पता है कि वर्क डन बाय गैस इज सिंपली प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। और बड़ा अगर चेंज इन वॉल्यूम है ही नहीं तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि गैस का कोई वर्क डन नहीं है। अब बड़ा ऑफ कोर्स जीरो को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आंसर थोड़ा आपका जीरो। सो वर्क डन बाय गैस इज सिंपली जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर गैस का किसी प्रकार से कोई वर्क डन नहीं होगा। व्हाट ए इजी रिजल्ट इज। मैं इस बात को एक तरीके से और कह सकता हूं, बड़ा मान लो कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, और आइसो बड़ा मैंने जो पहले वाला ग्राफ बनाया था उसमें V ऊपर दिखाया था, P नीचे दिखाया था। बड़ा मैं यहाँ पर P ऊपर दिखा रहा हूँ, V नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है। अरे भाई वॉल्यूम फिक्स है तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व है उस कर्व के नीचे का एरिया लिख लिया करो, एरिया अंडर द कर्व। आप बोलो सर यहां पर तो एक स्ट्रेट लाइन है,
अगर ये स्ट्रेट लाइन यूं होती तो नीचे नीचे का एरिया लिख देता, ये तो स्ट्रेट लाइन सर ऐसे, इसके नीचे तो कोई एरिया आएगा ही नहीं, और अगर एरिया नहीं आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं होगा। कितना प्यारा, कितना आसान सा आपका रिजल्ट है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों, सेकेंड प्रोसेस, बेटा सेकेंड प्रोसेस is our isobaric process. Second process is isobaric process. Isochoric process में हमने क्या फिक्स रखा था बेटा, वॉल्यूम फिक्स रखा था। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग प्रेशर फिक्स रखेंगे, प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, गैस का प्रेशर फिक्स रहेगा। तो आप कह सकते हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर ऑफ गैस विल रिमेन कांस्टेंट, या दूसरे शब्दों में कहूं तो चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस विल बी जीरो। मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बड़ा मेरे पास कोई कंटेनर, ठीक है ना, इसकी बड़ा ये पिस्टन, अंदर गैस, पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को गर्म किया तो इसका स्टेट इस तरह से चेंज हुआ, ये जो सारा का सारा गैस का अरेंजमेंट था वो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा मतलब बड़ा पिस्टन मूव कर गया लेट्स से, और वॉल्यूम हो गया आपके पास V2, टेम्परेचर हो गया T2, लेकिन प्रेशर वही रहा। पहले प्रेशर P था तो अब भी बड़ा प्रेशर P रहा। वॉल्यूम बड़ा बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था, दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये आपका वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, लेकिन बड़ा प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज नोन एज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। चेंज इन प्रेशर इज जीरो, या फिर प्रेशर इज फिक्स, प्रेशर इज कांस्टेंट। तुम कहोगे ठीक है सर, आपके हम बात को मैथमेटिकली समझ गए कि सर प्रेशर के कांस्टेंट होने वाले प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है सर, ये बात समझ गए। सर हम पहचाने कैसे? हमने केमिस्ट्री में सवाल भी किए हैं, देखे भी हैं, लेकिन सर दिक्कत आती है पहचानने में कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, कैसे पहचानूंगा? अगर कोई गैस अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस एक्सपेंड कर रही है स्लोली, अगर कोई गैस अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस एक्सपेंड कर रही है स्लोली, इट मींस दैट गैस का जो फोर्स है पिस्टन पर वो फिक्स है, या फिर प्रेशर जो गैस है वो फिक्स है। कैसे मैं दिखाऊंगा? पहले बार एक लाइन लिखिए, बड़ा एक लाइन लिखिए। इन आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब उसके आगे लिख रहा हूं, गैस एक्सपेंड्स और ऑफ कोर्स compresses slowly against constant forces। कोई गैस अगर कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट स्लोली एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है तो हम कहेंगे कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। सुनना, मैं दो एग्जांपल देता हूं, छोटे एग्जांपल है ना, हो सकता है बड़ा आपने ऐसे इस तरह के एग्जांपल्स, बड़ा मैं ए लिख दूं इसको, आपने इस तरह के एग्जांपल्स केमिस्ट्री वगैरह में भी देखे हो। जैसे मान लीजिए बड़ा ये कहानी है, ये पिस्टन है और पिस्टन के लिए मुझे ये बोल रखा है कि ये मासलेस है, ये मासलेस है, ठीक। अंदर गैस है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये पिस्टन धीरे धीरे बड़ा स्लोली ऊपर जा रहा है, हालांकि स्लोली ऊपर जाने के लिए बड़ा हमें इसको हीट वीट करना पड़ेगा, तो हम हीट वीट कर देंगे, ठीक। अब जरा इस पिस्टन की एफबीडी बनाओ, देखो बड़ा कौन से फोर्स हैं। आप बोलोगे सर इस पिस्टन पर फोर्सेस हैं, mg तो है नहीं क्योंकि मासलेस है, बाहर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे ऊपर की तरफ, तो उनकी वजह से प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। दिस पिस्टन इज मूविंग
स्लोली मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मीन्स ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। और जैसे मैंने ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स लिखा, पी एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया एंड प्रेशर ऑफ गैस इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, मैं जानता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट है। और अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है इट मींस दैट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब इस तरह का जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन इज योर आइसोबैरिक एक्सपेंशन। दिस इज योर आइसोबैरिक एक्सपेंशन। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं बेटा एक डायग्राम और बना रहा हूं, मैं तो इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं, तुम एक और बनाओ। मैं इसका बी केस डिस्कस करता हूं। बेटा ए वाले में लिख देना कि प्रोसेस इज आइसोबैरिक, लिख दिया। दूसरे वाले में मैंने इस पिस्टन को बड़ा मास दे दिया, लेट्स से इसका मास है mg, सॉरी इसका मास है m, पिस्टन का मास है m, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिस्टन का मास m है, मैं इसको हीट कर रहा हूं तो पिस्टन धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। पिस्टन जो है उस पर कौन से फोर्सेस लगेंगे आप जानते ही हैं। बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर होगा धक्का देगा नीचे की तरफ, गैस जो होगी वो धक्का देगी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बड़ा mg लगेगा। पिस्टन धीरे 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 ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो तो ऑफ कोर्स ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अगेन द गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स भी कांस्टेंट, mg भी कांस्टेंट, द गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट, स्लोली एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। देखना बेटा, नीचे की तरफ mg है, नीचे की तरफ P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया है, ऊपर की तरफ प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया है, और यहां पर प्रेशर ऑफ गैस की मेरे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन a। अब नाउ आई नो इट वेरी वेल, P एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सो ऑफ कोर्स गैस का प्रेशर कम्स आउट विद कांस्टेंट, और गैस का प्रेशर कम्स आउट विद कांस्टेंट, इट मींस दैट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक। और पहले जो मैंने ए एग्जांपल दिखाया और ये जो बी एग्जांपल दिखाया, दोनों में खास बात क्या थी? दोनों में खास बात थी कि गैस एक्सपेंड होती है स्लोली, वो भी कैसे, अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। पहले बारे में कांस्टेंट फोर्स बड़ा सिर्फ और सिर्फ किसका था, एटमॉस्फेयर का था। इस बार एटमॉस्फेयर का और mg का था, भले कितने फोर्स कर लो, है तो सारे फोर्स कांस्टेंट, और अगर वो सारे फोर्स कांस्टेंट है तो एटमॉस्फेयर का फोर्स कांस्टेंट है, और अगर एटमॉस्फेयर का फोर्स अगर कांस्टेंट है तो हम एटमॉस्फेयर गैस का फोर्स कांस्टेंट है, गैस का फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है गैस का प्रेशर भी तो कांस्टेंट, और अगर गैस का प्रोसेस कांस्टेंट है तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस को कह सकते हैं कि वो आइसोबैरिकली एक्सपेंड हो रही है। नॉट दैट टफ। आगे चलते हैं बेटा, मैं सी और ले रहा हूं बेटा, मैं एक सी और ले रहा हूं बेटा, तुमने डायग्राम बनाना, मैं तो ऐसे काम चला रहा हूं। सी वाले में मैंने क्या किया कि इस पिस्टन को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया, ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे थी। अब मान ले कि पिस्टन ऊपर की तरफ एक्स चला गया, जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ एक्स चला गया, अब कौन से फोर्स है, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसने फोर्स लगाया P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, पिस्टन का खुद का mg है नीचे की तरफ। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ x चला गया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है x का, तो स्प्रिंग पुश करेगी नीचे की तरफ, कितने फोर्स से पुश करेगी, kx। अंदर जो गैस है वो ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी, कितने फोर्स से धक्का लगाएगी, प्रेशर ऑफ गैस इनटू a। गैस बेटा स्लोली एक्सपेंड कर रही है तो मान के चलेंगे कि उसका एक्सप्रेशन जीरो है, स्टेडी स्टेट टाइप, और नेट फोर्स इस पर जीरो आना चाहिए। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स है प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, नीचे का फोर्स है P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया प्लस mg प्लस kx। और यहां से मैं कह सकता हूं कि गैस का प्रेशर आ गया है बेटा, देखना कितना आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg अपॉन a प्लस kx अपॉन a। ये मेरे पास गैस का प्रेशर आ गया।
अब तुम तो जानते हो इस बात को कि जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे लगातार x की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बड़ा, भले ये टर्म कांस्टेंट हो, ये टर्म कांस्टेंट हो, ये टर्म अगर बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स गैस का प्रेशर तो बढ़ेगा। गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं है। हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट कांस्टेंट एंड प्रोसेस इज नॉट आइसोबैरिक। बड़ा प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं है। मैंने तो इतनी सारी कैलकुलेशन की और जो बच्चा इस स्टेटमेंट को समझ गया था ना वो तो कहता सर इतना कहां सोचने की जरूरत थी, गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वेरिएबल फोर्स। भले ही mg कांस्टेंट हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन जो तीसरा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स वो तो वेरिएबल है और उसके अगेंस्ट अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि स्प्रिंग का जो फोर्स आएगा वो वेरिएबल आएगा, तो गैस का जो फोर्स है वो वेरिएबल आएगा, तो गैस का प्रेशर भी वेरिएबल आएगा। और अगर गैस का प्रेशर वेरिएबल आएगा तो बड़ा फोर्स तो बड़ा प्रोसेस तो आइसोबैरिक नहीं है। मैंने करके दिखा दिया। आई होप तुम समझ गए होंगे इस बात को कि हम कैसे कैसे आइसोबैरिक प्रोसेस को बड़े आराम से इस तरह से पहचान सकते हैं। आप लोग तो सिर्फ वो सभी स्टेटमेंट याद रखो कि गैस जो है वो इस तरह से एक्सपेंड होगी कि बड़ा प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक के लिए गैस स्लोली एक्सपेंड करनी चाहिए अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। ठीक है, चलिए बेटा हम जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर फिक्स, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स, R फिक्स। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ये तो हम समझ गए कि आइसोबैरिक प्रोसेस में तो ये होने वाला है। हमसे कोई ग्राफ पूछ ले, हम ग्राफ तो सारे बना सकते हैं बेटा। लेट से पहले प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले मान लीजिए आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है VI और बाद में फाइनल वॉल्यूम है VF। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, यूं ऐसे पूरे रास्ते बड़ा प्रेशर कांस्टेंट। अगर बड़ा ये V फाइनल होता और ये इनिशियल होता तो एरो ऐसे लगाते। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्डन क्या आएगा, पॉजिटिव। एरो यूं होती, वॉल्यूम घट रहा होता, बड़ा वर्डन क्या आता, नेगेटिव। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ये वाला आपका पास ग्राफ होगा। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कैसा ग्राफ होगा, वेरी सिंपल। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, पूरे रास्ते बड़ा प्रेशर कांस्टेंट है। एरो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, कोई मुझसे पूछ ले कि आइसोबैरिक प्रोसेस का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा, तो आप कह सकते हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस का वॉल्यूम और टेम्परेचर, हल्का फुल्का तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में। इक्वेशन भी देख लेते हैं। मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू NR अपॉन P इंटू T। N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, P कॉन्स्टेंट, तो ये समथिंग समथिंग ऐसे हो गया। Y इज इक्वल्स टू mx। V जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, T जो है वो x एक्सिस के अलोंग है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप NR अपॉन P। सो आप कह सकते हो कि ग्राफ विल बी मोर और लेस लाइक दिस। एरो बेटा यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हीटिंग और कूलिंग। और अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा इज बेसिकली NR अपॉन P। ये बड़ा हमारा स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। हालांकि अक्सर बुक्स वगैरह में बेटा यहाँ पर ऐसे डॉटेड टाइप दिखा रखा होता है, वो इसलिए कि प्रैक्टिकली बेटा जीरो केल्विन पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है बेटा, बनता है ऐसे ही, उसके आगे क्या बना सकते, उसके आगे का बना दो। चलिए बच्चों, आगे चलते बेटा। ग्राफ राफ तो हम सीख ही गए। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वर्क डन क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो मैं तो तुम्हें बता चुका हूं कि वर्क डन बाय गैस का, जैसे मैकेनिक्स में कोई वर्क डन की बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछता तो हम F.ds बोलते थे, यहां पर हम ऑफकोर्स PdV बोलेंगे, प्रेशर ऑफ गैस इंटू dV। इनिशियल वॉल्यूम हम लेते हैं V इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम लेते हैं V फाइनल।
प्रेशर ऑफ गैस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। क्यों निकाल लो सर? क्यों बेटा प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है। सर हर बार निकाल लूंगा क्या? नहीं बेटा, हर बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस में ही आप प्रेशर ऑफ गैस को बाहर निकाल सकते हो। प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। बड़ा प्रेशर ऑफ गैस डीवी का इंटीग्रेशन बड़ा वी होता है, लिमिट कहां से कहां तक लगानी मुझे? वी फाइनल वी इनिशियल। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आंसर आ गया प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा वी। वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम घट रहा होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। बिल्कुल फिजिक्स के सेंस में बात करनी है। फिर इनफ, बढ़िया फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला हम एक स्टाइल से और निकाल सकते थे। बच्चे कह सकते थे कि वर्क डन जो होता है सर, वो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व होता है। सर ये वाला एरिया जो है ना, ये वर्क डन के बराबर होना चाहिए। चेक कर बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। पहले बेटा लेंथ, ये वी फाइनल ये वी इनिशियल, तो बेटा ये लेंथ बेटा कितनी हो गई है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा यहाँ कहीं प्रेशर बेटा पी है आपका, ये हाइट बेटा आपके पास हो गई है पी, तो पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो एरिया बोल दो, ये बेटा ऐसे बोल दो, एक ही बात है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस इंटू वी फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ गैस इंटू वी इनिशियल। बड़ा प्रेशर ऑफ गैस दोनों टाइम सेम ही है। पी फाइनल वी फाइनल, एक तरह से बड़ा क्या लिखा है? फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। इसको आप लिख सकते हो एन आर टी फाइनल, बिकॉज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर बड़ा फाइनल और इनिशियल तो सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से ये लिखा हुआ है पी इनिशियल वी इनिशियल, पी इनिशियल वी इनिशियल को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं एन आर टी इनिशियल, एंड वी कैन राइट डाउन कि इट इज एन आर डेल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस इज द वर्क डन, दिस इज एन आर डेल्टा टी। बेटा ये हमारे गैस का वर्क डन है। तो गैस के वर्क डन को तुम आइसोबैरिक प्रोसेस में दो स्टाइल से समझ सकते हो। एक बेटा कौन सा हो गया? पी डेल्टा वी, और दूसरा हो गया एन आर डेल्टा टी। दोनों ही फॉर्मूले अच्छे हैं, दोनों बेटा प्रॉपर फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं। इस पर हम सवाल भी करेंगे बाद में, ठीक है बेटा। पहले एक बार सारे प्रोसेस बता दूं, सारी थ्योरी बता दूं, फिर बड़ा सवाल अपने एक साथ कुछ और पढ़ने के बाद भी करेंगे, जिससे हम कंपाइल कर सके, चीज़ों को हल्का सा रिलेट भी कर सकें, हमें फायदा भी होगा, ठीक है। आगे चलो बच्चा, नेक्स्ट इज बेटा हमने दो प्रोसेस देखे। नेक्स्ट इज isothermal process। बेटा नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा हम उसे कहेंगे जब आपका टेम्परेचर जो है गैस का वो कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर जो है बेटा वो कांस्टेंट रहे, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो रहे। मेरे पास बेटा फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लोज्ड कंटेनर है तो बेटा एन तो वैसे ही फिक्स, आर फिक्स, टी फिक्स, तो इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी फिक्स। प्रेशर इनटू वॉल्यूम फिक्स, इसका मतलब वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ हो गया, वॉल्यूम हाफ हुआ है तो प्रेशर डबल हो गया। ये हम समझ गए इस बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर, ठीक है बच्चों, ये बेटा इसका पिस्टन है, ऐसे प्रेशर बेटा P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ठीक है बेटा। जो दीवारें हैं वो अक्सर बेटा आपके कंडक्टिंग होंगे। बेटा एक वर्ड और यूज कर रखा होगा, डायथर्मिक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, डायथर्मिक मतलब बेटा हीट का आना जाना आराम से अलाउ कर देगा।
तो हीट का आना जाना अलाउ कर देगा। तो इसका मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो अंदर का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस होगा। बाहर का टेम्परेचर फिक्स होगा तो अंदर का टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। ये आपकी एक तरह से हिंट है। किसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने इस पिस्टन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और नीचे की तरफ शिफ्ट करके मैंने जो वॉल्यूम है उसको आधा कर दिया। बट अगर तूने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर पक्की बात है दुगना हो गया होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P इंटू वी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो अगर आपने वॉल्यूम कर दिया हाफ तो प्रेशर हो गया डबल। हाँ, टेम्परेचर आपका बड़ा वही रहेगा जो पहले था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी तरीके से आपने इस पिस्टन को ऊपर खींच लिया और पहले वॉल्यूम V था तो अब बड़ा लेट से वॉल्यूम हो गया 2V। अगर आपका टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही बाद में है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ऑब्वियस बात है कि वॉल्यूम अगर दुगना हो गया तो प्रेशर बड़ा अब हाफ हो गया। प्रेशर अगर P था तो अब बड़ा P/2 हो गया, बड़ा P/2। अब बड़ा इस तरह से सारा का सारा आइसोथर्मल प्रोसेस समझ सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, कुछ ग्राफ्स देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर कोई मुझे कह दे कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर तो फिक्स है तो ग्राफ या तो बेटा ऐसा होगा या बड़ा ग्राफ ऐसा होगा। टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर घट रहा है। ठीक है, अगर कोई मुझे कह दे कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, बड़ा फिर से वही बात, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है तो ग्राफ विल बी आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। बस एरो यू लगा रखिए, मतलब बेटा आपका ये एक्सपेंशन वाला केस है। एरो यू लगा रखिए, इसका मतलब बेटा आपका ये कंप्रेशन वाला केस है। बाकी तो ठीक है बेटा, ग्राफ बनाना कोई टफ काम नहीं है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट वाले केस में प्रेशर और वॉल्यूम इनके बीच ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। कैसे, सुनना। P इंटू वी इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, आर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो दिस इंटू दिस बड़ा ये सारा का सारा कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट का अर्थ ये हो गया कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे बेटा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। इट इज समथिंग लाइक, ये बेटा y में है, ये x में है, तो y इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट। आई रियली होप बेटा आपने कभी ना कभी पढ़ रखा हो कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या y इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट। इट्स एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या शब्द यूज करते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ विल बी लाइक दिस। और बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ है वो बेटा काफी हद तक ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे जैसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है VI, ये आपके पास इनिशियल प्रेशर है PI, ये बेटा आपके पास मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम है VF, और बेटा ये आपके पास फाइनल प्रेशर है PF। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा बेटा एक बात हो, एरो अगर यूं होगी तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एरो अगर आपने ऐसे लगा रखी तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम घट रहा है बेटा, वो कंप्रेशन है। ठीक है, मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा, P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनिशियल, इसका मतलब PV इज कॉन्स्टेंट, PV इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज बेसिकली फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। इस तरह का जो कर्व है मैथमेटिकली तो मैंने कहा ना कि इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बेटा आप लोगों ने हो सकता है कभी मैथ्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में हम इस तरह के कर्व को एक नाम देते हैं आइसोथर्म। क्या नाम देते हैं बेटा, आइसोथर्म। तो फिजिक्स में हम इसको आइसोथर्म भी कहेंगे, मैथमेटिक्स में बेटा इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए बेटा। अब अगला काम तुम जानते हो बेटा, अपन क्या करते हैं, अपन इस प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, वी नो दैट कि वर्क डन बाय गैस
बेटा वर्क डन बाय गैस तो डिपेंड करती है कि प्रोसेस कौन सा है। हाँ, फॉर्मूला फिक्स है, पहले वाला बेसिक फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी। बेटा प्रेशर ऑफ गैस को बाहर निकाल लूं? हाँ बोलोगे ना सर इस बार प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है सर, नहीं निकाल सकते बाहर। आइसोबैरिक में आपने इसलिए निकाल लिया था क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर फिक्स था, अब नहीं निकाल सकते आप। ठीक है बेटा, लेकिन मैं एक बात लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम इज एनआरटी। तो गैस के प्रेशर को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी, इंटीग्रेट एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एन बाहर निकाल लो, आर बाहर निकाल लो, टी बाहर निकाल लो, डीवी अपॉन वी, इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। मेरे पास गैस का वर्क डन का कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, एन आर टी, डीवी अपॉन वी का बेटा इंटीग्रेशन होता है एल एन वी, नेचुरल लॉग, कहां से कहां तक बेटा, वी इनिशियल से वी फाइनल। और वर्क डन बाई गैस आप बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से फॉर्मूला लिख सकते हो, एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। हालांकि मैं इसका एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, एन आर टी लॉग बड़ा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को मैं पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकता हूं, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। देख लो बेटा सही लिखा ना, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को मैं पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकता हूं, ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, कोई सा भी एक याद कर लो। ऐसे तो ये जो एनआरटी लिखा हुआ है ना, ये जो एनआरटी लिखा हुआ है मैं इसको पी इनिशियल वी इनिशियल भी लिख सकता हूं, तो पी इनिशियल वी इनिशियल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इस पी इनिशियल वी इनिशियल की जगह आप बेटा पी फाइनल वी फाइनल भी लिख सकते हो। ठीक है, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इतने से इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बड़े आराम से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है बेटा, आगे चले नेक्स्ट, अगली बात। अच्छा ऐसे में एक बात बता रहा हूं, मान लो वॉल्यूम बढ़ा तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, इनिशियल वॉल्यूम छोटा होगा, तो ये वाला फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा। लॉग ऑफ सम टर्म विच इज लार्जर देन 1, बेटा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, बाकी सारे तो पॉजिटिव हैं, तो वर्क डन बाय गैस आएगा पॉजिटिव। सही बात है। मान लो बेटा कभी वी फाइनल छोटा हुआ और वी इनिशियल बड़ा हुआ, मतलब आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा। लॉग ऑफ 0.5 या लॉग ऑफ 0.3 या बेटा लॉग ऑफ एनी टर्म विच इज लेस देन 1, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो वर्क डन बाय गैस बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। आना भी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम घटा रहे हो, वॉल्यूम घटाने पर बेटा वर्क डन तो नेगेटिव आता है। एक बात और, ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये, और इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये वाला एरिया हाँ बेटा, ये वाला एरिया और ये वर्क डन, ये बेटा एग्जैक्टली सेम, बिकॉज वी नो दैट कि एरिया अंडर पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे तो बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से इन बातों को रिलेट कर सकते हैं। अगेन बेटा मैं एक बार तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले निकालने के और कॉन्सेप्ट समझाने के मूड में हूं, है ना, एक बार बेटा वही मूड है। सवाल भी करेंगे, चिंता मत करना, सब सवाल करेंगे, लेकिन सवाल जब करेंगे उससे पहले हम 2-4 चीज़ें और पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमारे लिए सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा, और एक ही सवाल में हम बहुत सारी चीज़ें पूछ के सारी बढ़िया प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो तुम एक बार तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझो, और अगर आपने केमिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ रखी है यू कैन स्किप देम, कोई दिक्कत नहीं पड़ा। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ भी रखी होंगी, तो आप अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक इन सब बातों को फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी से समझाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि बच्चों को अच्छा भी लगा, बट केमिस्ट्री में भी तो ठीक है बेटा, बढ़िया से पढ़ा होगा। बस साइन का ही तो अंतर है बेटा, वहाँ पर जो प्लस था वो यहाँ माइनस हो गया बेटा, वहाँ पर जो माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया बेटा। मेरे ख्याल से हम 3 प्रोसेस दे चुके हैं, कौन से आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल। फोर्थ वन
पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। बेटा नेक्स्ट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पी वी रेज टू पावर सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी की पावर सम, ये बेटा कोई नंबर है, कोई नंबर है। इंटीजर होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, पॉइंटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस एक ही वैल्यू है ना, ये 1 नहीं होनी चाहिए बेटा, 1 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो फिर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पी वी की पावर समथिंग इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी अपने आप में एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पी वी की पावर हाफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बेटा ये भी अपने आप में एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पी वी की पावर -3 इज कॉन्स्टेंट, ये भी अपने आप में एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में तो खूब अच्छे, पी वी की पावर √3 इज कॉन्स्टेंट, ये भी अपने आप में एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो बड़ा ऐसा खूब सारे आपके ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, बस एक की वैल्यू अलग अलग रखो और आपके पास बड़ा खूब सारे अलग अलग प्रोसेस आ जाएंगे। तो मैं ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि ग्राफ थोड़ा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एक ही वैल्यू क्या है कि नहीं। तो मैं ऐसा कोई ग्राफ तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसका वर्क डन निकाल सकता हूँ, और वो वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैंने याद कर लिया तो मेरे काफी जगह काम भी आएगा यार, है ना। ये जो ए है ऊपर जो कांस्टेंट आपने लगा रखा है बेटा, ये हमारा पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट, बेटा ये हमारा पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। बेटा लेट्स से पी वी की पावर ए इज कांस्टेंट, बेटा लेट्स दैट कांस्टेंट इज लेट्स से सम के। मैं ऐसे कह सकता हूं कि पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर ए शुड बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर ए एंड इट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से बेटा दैट कांस्टेंट इज के। ठीक है बेटा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है, इनिशियल और बेटा यहां से यहां तक तुम जा रहे हो, मुझे वर्क डन निकालना है इसका। इस बार बड़ा ग्राफ क्यों नहीं बनाया, मैं बता चुका हूं, ग्राफ नहीं बना, मैं सिर्फ वर्क डन निकाल रहा हूं इस प्रोसेस का, और इसका जो वर्क डन होगा हम वो याद भी रख लेंगे। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं। बच्चे बोलेंगे कि सर गैस का वर्क डन जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला आपने मुझे बताया कि प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। सर आपने सिर्फ इतना बताया, प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। प्रेशर ऑफ गैस को बड़े आराम से लिख सकता हूं के वी की पावर -a इंटू डीवी। बढ़िया जुगाड़ है। के को बेटा बाहर निकाल लो, निकाल लिया बेटा। वी की पावर -a इंटू डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, नॉट दैट टफ। बेटा इसका इंटीग्रेशन मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, -1 के अंदर 1 ऐड कर दो और लिमिट कहां से कहां तक, वी इनिशियल से वी फाइनल। और हमारे पास वर्क डन बाय गैस आ गया के टाइम्स, बड़ा एक बार वी फाइनल रखना, वी फाइनल a-1, सॉरी बेटा 1 - a, बड़ा वी इनिशियल रखना, वी इनिशियल 1 - a अपॉन 1 - a। ठीक है बेटा, आगे चले। हम इसको लिख सकते हैं k टाइम्स v फाइनल की पावर 1 - a माइनस k टाइम्स v इनिशियल की पावर 1 - a अपॉन 1 - a। भरोसा रखो, बहुत टफ नहीं है, आसान, भरोसा रखो। k को बेटा मैं लिख सकता हूं p फाइनल v फाइनल की पावर a, बेटा k को मैं लिख सकता हूं p फाइनल v फाइनल की पावर a इंटू ऑफ कोर्स v फाइनल की पावर 1 माइनस इस k को बड़ा मैं लिख सकता हूं, हालांकि है तो k सेम ही, लेकिन एक्सप्रेशन बढ़िया है, इसलिए मैं k को बड़ा यहां पर जानबूझ के लिख रहा हूं
पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर ए। मैंने इसको लिख दिया पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर ए, वी इनिशियल की पावर 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। वी फाइनल की पावर ए, वी फाइनल की पावर 1 माइनस ए। बड़ा ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पावर ए थोड़ा कैंसिल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए। बड़ा कहा था ना मैंने कि बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा आंसर आएगा। मैं मानता हूं कि डेरिवेशन टुक सम टाइम, बट ठीक है बेटा, डेरिवेशन तो आपको जो समझाने के लिए थी। हालांकि अच्छे बच्चे को, बहुत बढ़िया बच्चे को डेरिवेशन भी आनी चाहिए, बट फॉर्मूला कितना अच्छा आया है, फॉर्मूला कितना सीधा सपाट आया है। फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस ए। ये पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल वी इनिशियल तुम पहले से जानते हैं। ये ए क्या है, ए बेटा पी वी की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो समथिंग है ना ऊपर वी के ऊपर, ये हमारा ए है। हमने इसका नाम भी निकाल रखा है बेटा पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। ये हमारा वर्डन का फॉर्मूला है। मैं इस वर्डन के फॉर्मूले को और बेटर तरीके से लिख सकता हूं। पी फाइनल वी फाइनल को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं एन आर टी फाइनल। पी इनिशियल वी इनिशियल को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं एन आर टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए। एक फॉर्मूला और बन गया। एन आर कॉमन निकाल लो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए। तो वर्क डन बाई गैस के बेटा आपको दो फॉर्मूला बता दिए। एक फॉर्मूला बता दिया पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए, और दूसरा बता दिया एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए। फेयर इनफ। अगेन बेटा फॉर्मूला निकाल दिया है, सवाल बाद में करेंगे, ठीक है। हमारे पास काम और बचे हुए, वो काम निपटाते हैं, उसके बाद अपन सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, एक बार जितने भी प्रोसेसेस की जरूरत थी बेटा सारे के सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं। एक एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हुआ है, उसे हम ऑफ कोर्स बेटा थोड़ा सा आखिर में देखते हैं, इतना जल्दी नहीं देखते हैं। 4 प्रोसेस जो अपन ने देखे उससे हमारा एक बार के लिए काम चल जाएगा। एडियाबैटिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपन बाद में करेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी सी अभी बैठ नहीं रही है, बाद में बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। देखो बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि गैस के अलग अलग प्रोसेस के अंदर तुम गैस का वर्क डन कैसे निकाल सकते हो। तो वर्क डन अपने आप में एक बहुत ही डोमिनेंट टर्म है, हर सवाल में वर्क डन काम आता है। हम एक बार वर्क डन सीख गए। अब दूसरी टर्म है हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप कहोगे सर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पहले से पहचानता हूं। बड़ा बिल्कुल पहचानते हो, हम पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आइडियल गैस है, और जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे फिजिक्स के कोर्स में बड़ा सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस ही है। हमारी जो आइडियल गैस है उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स के हमने जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस थे वो तो नेगलेक्ट कर दिए, उस कारण से हमने पोटेंशियल एनर्जी तो नेगलेक्ट कर दी। सिर्फ और सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी। उस काइनेटिक एनर्जी में बड़ा ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों ही थी। उन सबको मिलाकर हमने कहा कि अगर किसी डब्बे के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स की गैस पड़ी है और इस गैस का अगर टेम्परेचर T है, तो इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी बेटा इट विल बी ऑलवेज F/2 nRT। F क्या है? F है इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक है तो F की वैल्यू 3, डायटोमिक है तो F की वैल्यू 5, और अगर पॉलीटोमिक है तो 6। हाँ, पॉलीटोमिक में लीनियर है तो अपन वो 5 ही यूज करते थे। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखना है, लिख देंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों होगी? अक्सर चेंज इसलिए होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। हमारे मोस्टली सवालों के अंदर हमारा जो गैस है बेटा वो किसी कंटेनर में बंद होगी तो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे तो ऑफ कोर्स ये बेटा यू सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर पाएगा? टी का चेंज ही सिर्फ और सिर्फ यू को चेंज कर पाएगा। टी में अगर स्मॉल चेंज है तो बेटा यू में स्मॉल चेंज है, डिफरेंशिएट कर दो। डी यू इज इक्वल्स टू F/2 nR। बेटा टी का डिफरेंशिएशन विल बी ऑफ कोर्स dt।
ये बेटा आपका चेंज इन टेम्परेचर, बेटा ये आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दीज आर टू रिलेटेड लाइक दिस। इसी तरीके से अगर बड़ा चेंज हुआ तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स F/2 NR, dt को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, या फिर मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, और मेरे पास बेटा ये आ गया F/2 NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल। F/2 तो ठीक है बेटा, इस NR T फाइनल को हम हमेशा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल। इस NR T इनिशियल को हम हमेशा लिख सकते हैं बेटा क्या, P इनिशियल V इनिशियल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बेटा ये वाला फॉर्मूला मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ये वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है। दिस इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस, और बिल्कुल चिल रहो, मस्त रहो। सर मस्त क्यों रहूं? आपने जब वर्डन से क्या आया था तो आपने कहा था कि इस प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला, इस प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला, इस प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला, और प्रोसेस ना पता हो तो इंटीग्रेट करो। सर आपने तो यहां पर एक ही फॉर्मूला लिखा है, सर आपने बताया नहीं कि किस प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला। अरे भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर किसी भी प्रोसेस से हो, अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, तो आप बड़े आराम से चेंज इन इंटरनल निकाल सकते हो। आपको अगर इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, सर बेटा इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम अगर पता है तो आप चेंज इन इंटरनल निकाल सकते हो। आपको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक कैसे गए ये प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक किस रास्ते से गए हो ये जानना जरूरी नहीं है। इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए वर्क डन जो था वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि आपका रास्ता क्या है, लेकिन आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपका रास्ता क्या है। इट इज जस्ट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब कि आप इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है it is a state function, not dependent on process। बेटा ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगी। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये प्रेशर है, ये बेटा वॉल्यूम, किसी गैस का बेटा इनिशियल वॉल्यूम है VI, फाइनल और इनिशियल प्रेशर है PI, फिर बाद में एक्सपेंड करके फाइनल वॉल्यूम हो गया है VF और फाइनल प्रेशर हो गया PF। यहां से यहां तक मैं दो रास्तों से जा रहा हूं, एक तो बेटा ऐसे, एक बेटा ऐसे। दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि प्रोसेस 1 में जो वर्क डन है और प्रोसेस 2 में वर्क डन है, कौन सा बड़ा है? आप बोलो सर प्रोसेस 2 में जो वर्क डन है वो नीचे वाला एरिया है, प्रोसेस 1 में जो वर्क डन है वो यहां से तक का एरिया है। ऑफ कोर्स प्रोसेस 1 के अंदर ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है तो वर्क डन तो एक्स्ट्रा है, तो प्रोसेस 1 का वर्क डन तो ज्यादा है प्रोसेस 2 से। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस 1 में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस 2 में कौन सी बड़ी है, तो आप बोलोगे सर दोनों ही प्रोसेस के अंदर भले रास्ते अलग अलग हो, लेकिन प्रेशर तो चाहे इस रास्ते से जाओ इस रास्ते से जाओ, दोनों केस में फाइनल प्रेशर तो सेम है, दोनों रास्तों में फाइनल वॉल्यूम भी सेम है तो फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, दोनों ही रास्तों में इनिशियल प्रेशर सेम है, दोनों रास्तों में इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है तो इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है। और अगर इनिशियल टेम्परेचर दोनों रास्तों में सेम है, फाइनल टेम्परेचर दोनों रास्तों में सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी दोनों केस में सेम होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केस में सेम आएगी, तो आप कह सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये सिर्फ पाथ पर डिपेंड नहीं करती बेटा, ये किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पे। वर्क डन जो था वो पाथ पर डिपेंड किया था, इसलिए हमें वर्क डन पढ़ने में जोर भी आया बट हमें वर्क डन पढ़ने में जोर भी आया। क्यों? क्योंकि वर्क डन हर प्रोसेस का अलग अलग था, लिखनी पड़ी उनको हेडिंग के, देखो आइसोकोरिक में ये, आइसो वॉल्यूमेट्रिक में ये, सब आइसोबैरिक में ये, आइसोथर्मल में ये, ऐसे बोलना पड़ा। यहाँ नहीं बोले, यहाँ तो बोलती पड़ा ये फॉर्मूला लगा देना बड़े आराम से लगा देना। तुम कह देना कि अरे सर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0, तो चेंज इन डेल्टा टी 0, खड़ाक से बोल देना, आ जाएंगे आंसर, क्यों नहीं आएंगे।
आई होप यू गेट द पॉइंट कि बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी बेटा मैं थोड़ा सा हल्का सा समय लूंगा, थोड़ा सा चिन्ना सा, बस आपके नोट्स बढ़िया बन जाए इसलिए, अदरवाइज मुझे लगता है तुम खुद भी इस बात को सोच सकते थे। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, बड़ा याद कर, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो फिक्स था और जो प्रेशर था वो वेरी कर रहा था P इनिशियल से P फाइनल, ठीक है। और मुझे बेटा टेम्परेचर बेटा मान लो कि वेरी कर रहा था इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर कोई मुझसे पूछ ले सर बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो बेटा हम तो बहुत ही क्लियर हैं कि फॉर्मूला होगा F/2 NR डेल्टा T या फिर F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है बेटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं F/2 NR T फाइनल को बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं P फाइनल V फाइनल, NR T इनिशियल को मैं लिख सकता हूं P इनिशियल V इनिशियल। सर दोनों बार आपने V सेम क्यों रखा? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिख ले रहा था, आइसोकोरिक प्रोसेस में V तो क्या आएगा सेम, और हमारे पास बड़े आराम से आ गया F/2 ठीक है, V बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया P फाइनल माइनस P इनिशियल या फिर F/2 इंटू V इंटू डेल्टा P। अब ऐसे अलग से याद करने की जरूरत थोड़ी इस फॉर्मूले को यार, वो तो समझो तो F/2 NR डेल्टा T याद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उससे बाहर निकाल लूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है उससे बाहर निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया। अगर मैं कहूं कि बड़ा मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सारा का सारा काम करना है, आइसोबैरिक प्रोसेस में मेरा प्रेशर फिक्स है, हाँ वॉल्यूम V इनिशियल से V फाइनल तक वेरी किया है, टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल तक वेरी किया है, तो फॉर्मूला तो मैं जानता हूं, फॉर्मूला है F/2 NR डेल्टा T या बेटा T फाइनल माइनस T इनिशियल। F/2 ठीक है बेटा, इस NR T फाइनल को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं P फाइनल V फाइनल, NR T इनिशियल को मैं लिख सकता हूं P इनिशियल V इनिशियल। सर दोनों बार P सेम क्यों रखा? अरे भाई इस बार आइसोबैरिक हो, P फिक्स है, P को बाहर निकाल लो और हमारे पास बड़े आराम से आ गया F/2 P बेटा बाहर, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज योर डेल्टा V। इसका मतलब ये थोड़ी कि नया फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला तो इसी का तो एक्सटेंशन है, ऐसे तो हर प्रोसेस का डेल्टा यू याद करता रहूंगा, डेल्टा यू तो हमने याद कर लिया, ये तो मैं ऐसे रिजल्ट लिख रहा हूं, ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, खुद सोच लिया करो, याद नहीं करने, याद तो हमें वर्क डन करने थे वो हमने कर लिए, अब डेल्टा यू थोड़ी याद करना है, F/2 NR डेल्टा T लिख दिया करो, हर बार आंसर आपके आएंगे। इसी तरह से कोई मुझसे कह दे कि सर आइसोथर्मल के लिए क्या करोगे? अरे बेटा आइसोथर्मल में तेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो T फाइनल T इनिशियल तो सेम है, और T फाइनल T इनिशियल सेम है तो तेरा डेल्टा यू तो 0 है। तो आइसोथर्मल में तो सोचना ही नहीं है अपन को। हालांकि कोई बच्चा कहता है सर देखो आपने फिर से हर प्रोसेस के अलग अलग फॉर्मूले निकाल दिए, अरे बेटा नहीं निकाल, मैं तो दिखाना चाह रहा था कि ऐसे से लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही है F/2 NR डेल्टा T, लगा दो, जो काम मैंने किया तुम सवाल में कर लो, कहाँ केसेस याद रखते रहोगे, मेरे को तो खुद को याद नहीं सारे केस, नहीं करने पर केस याद, अपन दिमाग लगाएंगे ना, सारा का सारा खेल ही दिमाग का है कि नहीं, तो अपन तो दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, फॉर्मूला तो जो अपन ने वो एक याद कर रखा ना F/2 NR डेल्टा T, उससे हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, हमें उसमें कोई खास ऐसे अलग से कचरा पालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भरोसा रखो इस बात पे ना कि बस इससे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है बेटा।